ओके जी। फ्लैट मेटल बेल्ट्स जो हैं पहले जो है इस तरह एग्जिस्टेंस में नहीं थी, और तभी ये दे केम इनटू एग्जिस्टेंस जब हमने अपनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स लेके आए और हमारे पास जो है लेज़र वेल्डिंग या फिर थिन रोलिंग टेक्नोलॉजी जो है जब तक हमने डेवलप नहीं की। अब जो है फ्लैट मेटल बेल्ट्स जो हैं वो एज़ थिन एज़ 0.002 इंच और एज़ नैरो एज़ 0.026 इंच जो है वो अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जो है अगर इसमें परफोरेशंस वगैरह कर दी जाएँ सो उसकी वजह से इसमें स्लिप नहीं आती, स्लिपेज नहीं आएगी इसमें। फ़वाइद क्या क्या हैं इसके? सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जी स्ट्रेंथ टू वेट रेशो इसकी बहुत बेहतर है। डायमेंशनल स्टेबिलिटी, अभी हमने स्लिपेज वगैरह की भी बात की। एक्यूरेट टाइमिंग, लाजमी होता है स्लिपेज नहीं है। यूज़फुलनेस फॉर टू टेम्परेचर अप टू 700 फ़ारेनहाइट, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्शन प्रॉपर्टीज़, ठीक है, क्योंकि चूँकि मेटल है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो ये इसकी प्रॉपर्टी है। बट सारों के केस में नहीं होता। अक्सर जो हमारे पास स्टेनलेस स्टील अलॉयज़ जो होते हैं वो इनर्ट भी होते हैं, और जो है कुछ केसेस में हो सकता है ये बेल्ट जो हैं क्रोसिव भी हों, सो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। These metal belts can be classified as friction drives या फिर timing और positioning drives, tape drives. Among friction drives are plain metal coated and perforated belts वगैरह, ये सारी इसकी types हैं। Crown pulleys are used to compensate for tracking errors. ठीक है जी। इसके साथ जो है अगर लेट्स से कुछ आपके पास लैग या स्किप, अगर कुछ पार्ट कुछ हो रहा है, अगर लेट्स से ट्रांसमिशन में कहीं यूज़ हो रहे हैं, सो हम जो है क्राउन पुलीज यूज़ करते हैं ताकि हम इनको कवर अप कर सकें। ओके, उसके बाद एक और हम इसका फिनोमेना डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये है कि जी जब हम फ्लैट मेटल बेल्ट्स को कवर अप करेंगे सो इसमें हूप स्ट्रेसेस जो है खैर जनरेट होती हैं, मगर हम इसमें इसको कंसिडर नहीं करेंगे। आप लोगों ने हूप स्ट्रेसेस के बारे में आई होप सो मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल में काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा। उसके बाद इन मेटल बेल्ट्स द लार्जेस्ट अलाउएबल टेंशन इज़ पोज्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। हमने अभी जो लास्ट फार्मूला हमने डिस्कस किया था उसमें वो एक कंपोनेंट हमने शो कराया था कि जी ये जो लार्जेस्ट हमारे पास अलाउएबल टेंशन थी उसको हमने फोर्स का कंपोनेंट शो कराया था। इसमें कुछ हम स्ट्रेस से रिलेटेड इसको शो करा रहे होंगे। और इसमें जो एक चीज़ है वो हमारे पास आएगी बेंडिंग स्ट्रेस जी। इसके अंदर जो है हमें बेंडिंग स्ट्रेस को हमें कंसिडर करना होगा। उसकी वजह बेसिकली ये है कि आपके पास ड्राइवर पुली है, ड्रिवन पुली है। अब जो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो हमारे पास ड्रिवन पुली होती है उसका जो डायमीटर है उसका साइज़ है वो जो ड्राइवर पुली है उसका डायमीटर काफ़ी कम होता है। सो आप इसको इमेजिन करें कि हमारे जो फ्लैट मेटल एक शीट है उसको बेसिकली एक बेंड करना पड़ा, आपको बहुत ज़्यादा बेंडिंग करनी पड़ी है, क्योंकि देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन द ड्राइवर गियर डायमीटर एंड द ड्रिवन गियर डायमीटर। सो ये जो एंगल बेसिकली क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से आपके पास जो है एक स्ट्रेन हार्डनिंग का भी एक फिनोमेना बीच में अकर हो रहा होता है। और उसके अलावा जो है इसमें आपके पास लाजमी बात है जब वो फिनोमेना अकर हो रहा है तो यहाँ हीटिंग भी क्रिएट हो रही होती है। सो इसकी वजह से जो है आपके पास लाजमी बात है यानी कि इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम यहाँ बेंडिंग स्ट्रेस को जो है यहाँ कंसिडर कर रहे हों। लाजमी बात है अगर ये हीट वगैरह हो रही है तो इसके नंबर ऑफ़ साइकिल्स और वो चीज़ें भी फिर लाजमी बात है इफ़ेक्ट हो रही होंगी, और इनको हम आगे देखते भी हैं। जिस तरह जो है इसमें देखेंगे कि एंड्योरेंस स्ट्रेंथ वगैरह का हम इसमें जो है फिनोमेना हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसकी बैक एंड पे वजूहात यही हैं जिसकी वजह से जो है हम फिर इसके नंबर ऑफ़ पासेस के ऊपर इसकी फ्लैट मेटल बेल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके जी। सो ये जो फार्मूला है डाटा फॉर द बेंडिंग स्ट्रेस, ई बिंग द इलास्टिक मॉडुलस, टी थिकनेस है, वी पॉइजन रेशियो, डी डायमीटर है आपके पास ऑफ द ड्रिवन पुली जो कि लार्जर होगी साइज़ में, बी जो है इसकी विड्थ है, और ऐसे इसमें कोई चीज़ नहीं है। उसके अलावा अगर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, अभी जो हमने डिस्कशन की उसकी वजह से जो है यहाँ ज़रूरी हो जाता है कि हम यहाँ एंड्योरेंस स्ट्रेंथ को जो है हम डिस्कस करें इसके नंबर ऑफ़ पासेस वगैरह उसके मुताबिक। सो इसमें डी ओवर टी रेशो कि जी डायमीटर है डिवाइडेड बाय द थिकनेस ऑफ द बेल्ट, उसके हिसाब से जो है रेशो जो भी होगी उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ़ पासेस डिफ़ाइन करेंगे क्या होंगे।
और यहाँ जो फार्मूला है आपके पास सिग्मा का जो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ का शो हो रहा है, वहाँ आपके पास जो NP है वो बेसिकली नंबर ऑफ पासेस हैं, जो कि हम DOT रेशो से फाइंड आउट करेंगे और हम यहाँ से स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे, जिसको इवेंचुअली हम आगे यूटिलाइज कर रहे होंगे। उसके अलावा जो है ये दो ग्राफ्स हैं जो कि आपको बेल्ट थिकनेस और उनके अगेंस्ट डायमीटर दिखा रहे हैं कि ये क्या रिकमेंडेड हैं फ्लैट मेटल बेल्ट्स के लिए, और जो आप मटेरियल यूज़ हम करने जा रहे हैं, लेट्स से SS302 है या फिर बेरिलियम या कॉपर का इनका कोई जो है अलॉय है, या फिर टाइटेनियम है, इनकनल वगैरह, कार्बन स्टील है, जो भी है उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ गिवन है, इसको जो है हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये जेनेरिक एक प्रोसीजर होगा जी, जो कि आपकी बुक में यहाँ गिवन है कि आपने जो है पहले FO5 एक्सपोनेंशियल ऑफ FO5 फाइंड आउट करना है, फिर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, अलाउएबल टेंशन एज इट इज़, ठीक है। अभी हमने पहले बात की थी कि जी इसको हम एज अ कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस हम शो कर रहे होंगे, ठीक है। मैक्सिमम अलाउएबल जो आपके पास यहाँ टेंशन होगी, ठीक है, लार्जेस्ट अलाउएबल टेंशन। सो आप यहाँ देख रहे हैं पॉइजन रेशो और आपके पास वो तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ आ रही हैं। चूँकि स्ट्रेस जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, हमने फिर एंड पे इसको एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारे पास जो है ये फोर्स की टर्म में आ सके। उसके अलावा जो है लार्ज आपके पास जो ड्रिवन पुली है उसकी वजह से जो आपके पास फोर्स आ रही होगी, ठीक है, सॉरी ड्राइवर पुली लाजमत जो शाफ्ट है उसकी वजह से जो टेंशन होगी उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद F2 FI इनिशियल, उसी तरह मिनिमम विड्थ इसमें कितनी होनी चाहिए इसको हम देखेंगे। इसमें थोड़ा सा जो फ्लैट मेटल बेल्ट्स सॉरी जो फ्लैट बेल्ट्स हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है कि डिफरेंट हो रहा है कि इसमें जो है बी हम मिनिमम वैल्यूज़ की एटलीस्ट हम फाइंड आउट करेंगे कि एटलीस्ट ये बी या विड्थ कितनी होनी चाहिए। उसके बाद फ्रिक्शनल डेवलपमेंट सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी तरह ही है, उसी तरह ही हम इसको लेके चलेंगे। एग्जांपल को देख लेते हैं जी बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग इट। फ्रिक्शन ड्राइव स्टेनलेस स्टील मेटल बेल्ट रन ओवर टू 4 इंच मेटल पुलिस, ठीक है जी। यहाँ अब हमारे केस में जो है दोनों का डायमीटर जो है खैर यहाँ गिवन है, ओके जी। और हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ दे दिया गया, यानी कि ई ऑफ FO5 जब हमने यूज़ करना है, सो हमने हमारे पास F जो है ऑलरेडी नोन है। उसके बाद बेल्ट थिकनेस टू बी 0.003 इंच, ठीक है जी। उसने हमें बता दी कि बेल्ट की थिकनेस हम समवट कुछ इस अमाउंट पर रखना चाह रहे हैं। और फॉर एन लाइफ एक्सीडिंग 10⁻⁶ बेल्ट पासेस विद द स्मूथ टॉर्क, और इसने सर्विस फैक्टर जो है इसने 1 दे दिया है हमें यहाँ, और हमें ये बता दिया कि जी 10⁻⁶ साइकिल जो पासेस हैं उससे हमने इसको एक्सीड कराना है। ओके, ये अप्रोप्रिएट बेल्ट हमने डिज़ाइन करनी है। इफ़ द टॉर्क इज़ टू बी 30 pounds inch and we have to also find the initial tension which is denoted by FI। सो अब जो है हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, और जो है हम ये बाकी जो तमाम हमारे पास अननोन पैरामीटर्स हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, न्यूमेरिकल को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट को जो अभी हम डिस्कस हम करके आए हैं, और सबसे पहले जो है हमने एंगल ऑफ रैप फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसमें एंगल ऑफ रैप जो है दैट वॉन्ट बी इक्वल टू पाई माइनस टी माइनस कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी ओवर 2c, जिस तरह हम जो है फ्लैट बेल्ट के केस में कवर कर रखे आए हैं। इनफैक्ट इसके अंदर जो है बेसिकली थीटा वुड बी इक्वल टू phi, that would be equal to pi, sorry, yes, that would be equal to pi। so इसका मतलब है कि जब हमने एक्सपोनेंशियल ऑफ f(phi) फाइंड आउट करना है, that would be एक्सपोनेंशियल ऑफ f विच इज़ 0.35, जो कि हमें यहाँ स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है। सो दैट वुड बी सिंपली एक्सपोनेंशियल ऑफ 0.35 मल्टीप्लाई बाय पाई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फाई जो है दैट वुड बी इक्वल टू 3.00। ओके, उसके बाद जो है हमने एंड्योरेंस स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। अगर तो स्टेनलेस स्टील है तो उसके लिए फार्मूला है जो कि हमने कवर किया, और अगर हम यहाँ मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं तो
दैट इज़ इन फैक्ट स्टेनलेस स्टील। सो हम सिंपल इस रिलेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास ये 10⁻⁶ साइकिल्स हैं, इस रिलेशन को हम यूज़ करेंगे। सो दैट वुड बी SF इज इक्वल टू 14.17 into 10⁻⁶ into number of passes, which is also 10⁻⁶, and that is raised to the power minus 0.407. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है that would be equal to 51,250 PSI। ओके जी। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमने मैक्सिमम अलाउएबल टेंशन हमने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इस केस में जो है ये रिलेशन था, हमने बात की थी कि एक फंक्शन हो गया, फिर पहले हम इसे स्ट्रेस से रिलेट करते हैं। सो ओके जी। सो अगर हम इस रिलेशन को अब लिखने की कोशिश करें, सो SF जो है वो हमने अभी फाइंड आउट किया है, विच इज़ 51,250 माइनस ई जो स्टेनलेस स्टील का है डैट इज़ अराउंड 28 into 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, जो कि हमने मिनिमम वहाँ हमें कहा गया कि जी एटलीस्ट आपने 0.003 रखनी है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस पॉइजन रेशियो विच इज़ 0.285 और इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल D, वो जो है 4 है। ओके अच्छा एक मिनट, और यहाँ आपके पास T जो है वो 0.003 है मल्टीप्लाई बाय B जो कि हमें अननोन है। अच्छा यहाँ से ठीक यहाँ नहीं है, मैं आपको जो है वो शो करा देता हूँ जो इसका चार्ट है, ताकि जो है ये हमें यहीं क्लैरिटी हो जाए। ओके जी। अगर हम यहाँ चार्ट में देखते हैं, सो स्टेनलेस स्टील के लिए जो यंग मॉडुलस है डैट इज़ 28 MPSI, जो कि हमने यहाँ ये एंटर किया, ठीक है। और उसके बाद जो है पॉइजन रेशियो 0.285, ठीक है जी, जो कि यहाँ आपके पास आ गया। सो जब हम अब इसको सॉल्व करेंगे, सो हमारे पास F1A इन टर्म्स ऑफ B यानी कि जो वेट था डैट वुड बी अराउंड 85.1 B। सो ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, जहां हमने मिनिमम विड्थ ऑफ द बेल्ट फाइंड आउट करनी है। सो अगर मिनिमम विड्थ ऑफ द बेल्ट फाइंड आउट करनी है, सो इसके लिए जो एक अभी हमारे पास अननोन है डैट इज डेल्टा F। डेल्टा F इज इक्वल टू 2T/D, और यहाँ आपके पास जो है 2 और आपको T यहाँ गिवन है 30 डिवाइडेड बाय D, विच इज़ इस केस में जो है ये हमारे पास चूँकि दोनों ये सेम ही हैं पुलिस, सो ये 4 है। अगर ये ना होता 4 इंच है, ठीक है। सो अगर ये ना होती, सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो हमारे पास जो स्मॉलर या पिनियन होता हम उसको लेते। हाँ जी, द टॉर्क इज़ LBF इंच, सो ठीक है, इंच से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास ये जो वैल्यू है डैट वुड बी अराउंड 15 LBF। ओके अगर हम इस रिलेशन को देखें, अब हमने डेल्टा F भी फाइंड आउट कर लिया, एक्सपोनेंशियल ऑफ F5 जो है हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट कर लिया था, और उसके बाद जो है A है। सो A इज़ दिस टर्म जो हमने ये फाइंड आउट की है, इसके अंदर जो ये 85.1 है दैट इज़ बेसिकली द टर्म A। सो अब सिंपल जो है इसको हमने फाइंड आउट करना है, दैट वुड बी 15 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ F/3 डिवाइडेड बाय A विच इज़ 85.1 मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन माइनस 1।
सो बी मिनिमम जो है हमारे पास आएगा 0.264 इंच। ओके जी, सो ये जो है हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास जो है यहाँ 0.264 इंच जो है हमारे पास जो है इसकी बी मिनिमम या मिनिमम विड्थ है। यहाँ तक जो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है, ठीक है जी, न्यूमेरिकल इज सॉल्व फ्रॉम हेयर। उसके बाद जो है बुक ने चूँकि एक और स्टेप फॉलो किया, सो उसको भी हम करके देख लेते हैं। उसने ये कहा कि जी फाइनल डिसीजन ये लिया गया कि जी वी विल सेट द विड्थ ऑफ द बेल्ट एज 0.75 इंच एंड विल फाइंड द रिमेनिंग वैल्यू। सो हम बी की वैल्यू जो है 0.75 इंच रखते हैं और हम बाकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले F1A विच वॉज 85.1B, यानी कि ये वैल्यू होगी आपके पास 85.1 मल्टीप्लाई बाय 0.75 या फिर 63.8 lbf। इसी तरह हमारे पास जो फोर्स F2 होगी that would be F1A माइनस जो हमने यहाँ डेल्टा F हमने फाइंड आउट किया था, that is डेल्टा F। सो डेल्टा F से इसे माइनस करेंगे। ये फार्मूला भी हम जो है लास्ट न्यूमेरिकल में हमने किया भी था, इसको वहाँ से दोबारा भी आप देख सकते हैं। सो डैट वुड बी सिंपली 63.8 माइनस, यानी कि ये वैल्यू मैं सिंपल यहाँ इंपोर्ट कर रहा हूँ, माइनस डेल्टा एफ विच वॉज 15, सो डैट वुड बी 48.8 lbf। इसी तरह जो है हमने एफ आई फाइंड आउट करना है, इनिशियल जो हमारे पास टेंशन होगी, सो डैट वुड बी 63.8 प्लस 48.8 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास बनती है 56.3 lbf। ओके, एक चीज़ हमारे पास जो है रह गई है, वो हमने एफ डैश फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो एफ डैश जो है डैट इज़ इक्वल टू 1/5 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ F1A माइनस, सॉरी यहाँ जो है कोई माइनस नहीं आएगा, ये डैट इज़ द फॉर्मूला फॉर फ्लैट मेटल बेल्ट्स, F1A डिवाइडेड बाय F2, यानी कि 1/3 जी, सॉरी 1/3 नहीं है, 1/5 है, विच वॉज इक्वल टू पाई इन दिस न्यूमेरिकल, और नेचुरल लॉग ऑफ F1A यानी कि 63.8 डिवाइडेड बाय F2 विच इज़ 48.8। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दैट वुड बी अराउंड 0.35, यस दैट इज़ 0.35, और जो 0.35 है यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डैश इज़ लेस देन एफ, यानी कि तकरीबन 0.35 इज़ लेस देन 0.853, जो कि बेसिकली हमारे पास जो स्टेनलेस स्टील है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। सो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ स्लिपेज वगैरह का ऐसा जिस तरह कोई इशू नहीं है, और जो है दैट डिज़ाइन इज़ एक्यूरेट। ओके, जो ये फिगर है ये भी हम जो है आगे स्लाइड्स में भी दोबारा देख लेंगे। बेसिकली ये रेशियो ऑफ पुली स्पीड टू बेल्ट लेंथ है, कि आपने जो है बेल्ट लेंथ जो है हमारे पास बेल्ट का साइज़ क्या होगा और जो है क्या उसके रेशियो क्या है, उसके मुताबिक जो है आपने क्या लेंथ जो है उसकी रखनी स्पीड के अगेंस्ट। लाजिम बात है जो डायमेंशन है 2000 इन फीट, ये ओके सॉरी 2000 रेशियो, सो दैट इज़ प्रीटी मच सिंपल। सो अभी जो है हम स्लाइड्स को भी देख लेते हैं एक बार। ओके,
सो यहाँ पहले तो ये देख लीजिए कि जी हमने एग्जैक्टली यही प्रोसीजर हमने सॉल्व किया है, ठीक है। हमने पहले एक्सपोनेंशियल ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड आउट किया, फिर हमने एंड्योरेंस स्ट्रेंथ फाइंड आउट किया, लॉयबल टेंशन फाइंड आउट की, उसके बाद डेल्टा एफ फाइंड आउट किया, एफ टू एफ आई बी मिनिमम, ठीक है। हमने खैर ये एफ टू एफ आई हमने बाद में, क्योंकि हम एग्जाम्पल को फॉलो कर रहे थे इस वजह से थोड़ा सा वो स्कीम चेंज किया, बाकी एग्जैक्ट उसी तरह ही है। फिर हमने ये बात की वी हैव टू चूज़ अ बी ग्रेटर देन बी मिनिमम, हमने फाइंड आउट किया कि जी हमने 0.75 हमने एज्यूम किया और उसके मुताबिक हमने बाकी तमाम वैल्यूज़ फाइंड आउट की। फ्रिक्शनल डेवलपमेंट एफ डैश हमने फाइंड आउट किया और हमने कंडीशन वेरीफाई की कि एफ डैश जो है वो लेस होगा एफ या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ। एग्जांपल थी जी फर्स्ट स्टेप 1 बिल्कुल उसी तरह एंड्योरेंस स्ट्रेंथ हमने फाइंड आउट किया, लॉयबल टेंशन या इनिशियल टेंशन हमने, उसके बाद हमने फाइंड आउट जो है हमने खैर इस केस में हमने जो है इनिशियली हमने डेल्टा एफ हमने फाइंड आउट किया था, मगर एफ़ टू और एफ आई जो है वो हमने एज सच हमने नहीं अपने न्यूमेरिकल में फाइंड आउट किया, बट लाजमी आता है हम इसे कर सकते हैं और इसी रिलेशन को जो है हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमने बाद में उन्हीं रिलेशन को हमने यूज़ करते दोबारा यूज़ कर लिए थे जब हमने एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। उसके बाद जी बी मिनिमम फाइंड आउट किया, विड्थ हमने फाइंड आउट की, हमने तमाम ये बाकी पैरामीटर्स फाइंड आउट किए, कंडीशन को वेरीफाई किया कि जो है ये थोड़ा सा यहाँ से उल्टा लिखा हुआ है, सो इसको हम यहाँ चेंज कर लेते हैं, सो दैट इज़ ओके नाउ। सो जी यहाँ जो है कंडीशन वेरीफाई हो जाती है और यहाँ जो हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। उसके बाद जो है ये अभी हमने डिस्कस भी की कि रेशो ऑफ पुली स्पीड टू बेल्ट लेंथ, जो उसके रेशो है, रेशो स्पीड्स और उसके साथ रेशो है, और उसके साथ जो है बेल्ट के साइजेस यानी कि थिकनेस और उसकी विड्थ यहाँ गिवन है, सॉरी विड्थ और उसकी थिकनेस गिवन है, सो उसके मुताबिक जो है हम यहाँ चार्ट की मदद से भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके जी, सो लास्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है विच इज़ रिगार्डिंग वी बेल्ट्स। जो वी बेल्ट्स हैं उनके जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसके मुताबिक जो है कन्फिग्रेशंस या मैन्युफैक्चरर्स ने जो है अपने चार्ट्स वगैरह दिए और उसके मुताबिक स्टैंडर्डाइज्ड हुए हैं। बेसिकली जो अभी आपको यहाँ चार्ट नज़र आ रहा है डाटास फॉर द इम्पीरियल सिस्टम, इसी तरह जो है हमारे पास जो मैट्रिक सिस्टम है उसके लिए अलहदा से चार्ट है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ए और बी की जो यानी कि जो विड्थ एंड थिकनेस रिस्पेक्टिवली है उसकी अगेंस्ट जो है उसकी बेल्ट सेक्शन है उसकी जो है ग्रेड दिया गया है उसको, उसका मिनिमम शेप डायमीटर बता दिया गया है कि आपके पास शेप या पुली का डायमीटर कितना हो सकता है, और अगर आपने लेट से एक बेल्ट यूज़ करनी है सो वो कितनी एचपी के लिए जो है आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कह लें कि ज़्यादा बेल्ट यूज़ करेंगे तो वो किस रेंज तक आ सकते हैं। सो 1 और मोर बेल्ट्स उनकी ये रेंज है। क्रॉस सेक्शन में देखते हैं जी आपको कुछ इस तरह से वी बेल्ट्स आपको दिखती हैं, और उसके अलावा जो है ये अब आप देख सकते हैं कि जो ABCDE है ये हमारे पास इनफैक्ट जो ये बेसिकली जो कन्फिग्रेशन है ये मैट्रिक में है, जो लास्ट आपने देखी थी वो हमारे पास जो है इम्पीरियल यूनिट्स में थी। और उसके बाद जो है इसमें एक कॉन्सेप्ट आगे यूज़ होगा पिच लेंथ का। सो पिच लेंथ को अभी हम पहले से ही कवर कर लेते हैं। द पिच लेंथ ऑफ अ बेल्ट, पिच लेंथ इज द लेंथ ऑफ द बेल्ट विच इज डिस्क्राइब्ड एज द पॉइंट इनसाइड द बेल्ट दैट पासेस थ्रू द पिच सर्कल्स ऑफ टू शेप्स। ठीक है, होता बेसिकली क्या है कि आपके पास जो वी बेल्ट है वो कुछ इस शेप में होगी, लाजमी बात है इसके ये टीथ वगैरह होंगे और जो पुली है उसके भी टीथ होंगे और आपके पास जो बेल्ट है उसके भी टीथ हैं। सो होगा क्या कि जहाँ ये दोनों टीथ बेसिकली एट सेंटर, इन दोनों का ये सेंटर लाइक कर रहा है, यानी कि समवेयर ये जो पॉइंट है ये लाइन है कह लें, ये लाइन जो है ये बेसिकली पिच सर्कल कहलाएगा। सो जो पिच लेंथ है बेसिकली वो लाइन है जो कि इन इमेजिनरी पिच सर्कल के कांटेक्ट में होगा किसी भी इंस्टेंट पे। होता क्या है कि ये जब हम गियर्स को डिस्कस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट मज़ीद वहाँ आपको क्लियर होगा मशीन डिज़ाइन कैट 2 में। होता क्या है जब हम गियर का कॉन्टेक्ट भी डिफ़ाइन करते हैं सो हम उस केस में कहते हैं कि आपके पास जो ड्राइवर गियर है और ड्रिवन गियर है जब उनके टीथ मैशअप कर रहे हैं, सो होता क्या है कि जिस पॉइंट पे वो मैशअप कर रहे हैं वहाँ दोनों जो गियर्स होते हैं उनके सर्कल से एक पिच सर्कल, इमेजिनरी सर्कल फॉर्म होता है जो कि कह लें कि एक दूसरे के साथ टेंजेंट होते हैं, कह लें कि एक दूसरे के एक सिंगल पॉइंट पे कहीं मीट कर रहा होता है, आमने सामने होता है। सो
उसको पिच सर्कल कहते हैं। सो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूटिलाइज हो रहा है कि ये जो है हमारे पास यहाँ पिच सर्कल जो है जो पिच लेंथ है वो इसे हम डिफ़ाइन करते हैं। ओके जी, जो मार्केट में जो है हमारे पास बेल्ट्स अवेलेबल होती हैं वो एक राउंड शेप में अवेलेबल होती हैं। सो अगर हम उसको मेजर करने की कोशिश करें, उसके अगर हमने कोड फाइंड आउट करना हो, सो सबसे पहले आप उसकी विड्थ और उसकी थिकनेस वगैरह फाइंड आउट करेंगे। उससे आप जो है हमारे पास सेक्शन आ जाएगा और उसके बाद जो उसका इनसाइड डायमीटर होगा उसका आप सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे। सो आपके पास जो है उसका इनसाइड सर्कमफेरेंस आ जाएगा, वो लाजम आता है डेट वुड बी सम ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, आपके पास सेक्शन आ जाएगा जो कि अभी हमने यहाँ देखा डिस्कस किया। ठीक है, हमारे पास विड्थ थिकनेस के साथ सेक्शन हमें पता लग जाएगा और सेक्शन को यूज़ करते हुए उसके बाद जो है हम यहाँ से सर्कमफेरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। सो या फिर आप इसको काउंटर आप ये लिख सकते हैं कि जी आपको ये कहा गया है कि जी आपके पास एक बेल्ट है जो कि B75 है। B75 का क्या मतलब है कि जी ये B सेक्शन बेल्ट है हैविंग एन इनसाइड सर्कमफेरेंस ऑफ 75 इंचेस। सो ये दोनों तरीके से जो है इसे मेंशन किया जा सकता है और इसके हवाले से बात की जा सकती है। उसके बाद जो है वी बेल्ट्स में हमारे पास क्या होता है कि जो बेल्ट लेंथ हैं दे आर यूजुअली बेस्ड ऑन पिच लेंथ। ठीक है, पिच लेंथ की अभी हमने पहले डिस्कस भी किया। कोई भी बेल्ट सेक्शन की आप बात कर लें, ठीक है, ABCD कोई भी आप जो है उठा लें, उसमें जो पिच लेंथ है डाटा इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ क्वांटिटी टू द इनसाइड। जो हमने इनसाइड सर्कमफेरेंस तो उसमें एक हमें नंबर ऐड करते हैं जिससे हमारे पास पिच लेंथ आएगी। लेट से हम B75 की ही एग्जांपल लें। B के केस में यहाँ आपके पास ये 1.8 है। सो हम यहाँ कहेंगे कि अगर हमने पिच लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और B75 के लिए फाइंड आउट करनी है, सो डैट वुड बी 75 प्लस 1.8 या फिर 76.8 इंच। सो ये जो है इसमें इसका ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद जो है इसका भी वी बेल्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जो है टेंशन और जो रिगार्डिंग इसकी मूवमेंट है इसमें क्या फिनोमेना अकर हो रहा होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें पॉइंट A पे, ठीक है, अब यहाँ हमारे पास क्या होगा कि जी जो चूँकि अब ये वी बेल्ट है, ठीक है, यहाँ आपके पास पॉइंट A पे जो है आपके पास फोर्स F1 अप्लाई हो रही है। ठीक है, और इवेंचुअली जैसे आप जो है यहाँ पॉइंट B की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, अब पॉइंट B अब होगा क्या, बेसिकली होता क्या है, इससे पहले हम एक और कॉन्सेप्ट जो है हमें डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ जो है आपने यहाँ एंगल की बात हुई है। एंगल आपने देखा कि जी लेट से ये कन्फिग्रेशन इसके लिए ये एंगल जो है वो 40 डिग्री है। जो हमारी कह लें कि जो प्रैक्टिस है, जो नॉर्मल प्रैक्टिस है हमारे पास, उसमें हम क्या करते हैं कि जो ग्रूव एंगल आपके पास होता है फॉर द पुली, वो हम जो है इस वी बेल्ट के एंगल से स्मॉलर रखते हैं। यानी कि मैं क्या कहना जा रहा हूँ कि आप लेट से ये अज्यूम करें कि जी ये आपके पास जो है एक वो क्रॉस सेक्शन है पुली का और यहाँ आपके पास ये वी बेल्ट कुछ इस तरह जो है आपके पास ये लगी हुई है, इसके अराउंड यूँ रैप अप हो रही है और फिर इस तरह जो है ये जा रही है। सो इसका क्रॉस सेक्शन ये जो ये एंगल है ये 40 डिग्री है। नॉर्मली जो ये एंगल होता है, जो ये एंगल फॉर्म हो रहा था, इसको एंगल ऑफ फ्लीट भी कहा जाता है। या फिर आप ये एंगल अब इसको हॉरिजॉन्टल से नोट करें, सो ये नॉर्मली जो है ये अराउंड 30 डिग्रीज़ रखा जाता है। ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं कुछ शेफ या पुलिस कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि 30 डिग्री तक हो। सो उस केस में अब आपके पास क्या हो रहा है कि ये एंगल 30 डिग्री है और आपके पास जो वी बेल्ट है उसका एंगल है 40 डिग्री। सो डैट कॉजेज़ व्हाट यू कैन से इज़ अ वेज एक्शन। ठीक है, जिस तरह वेजिंग यानी कि कह लें कि बिल्कुल उसके साथ फिट इन हो रहा होगा। सो यहाँ इसी वजह से आप देखेंगे कि अब जैसे ही वो पॉइंट B की तरफ आपके पास ये यहाँ आई है फोर्स, सो ये मैक्सिमम यहाँ अब आपके पास आ गया। ठीक है, ये पॉइंट, और चूंकि डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, सो लाजमी बात है यहाँ आपके पास मैक्सिमम फोर्स होनी है। अब ग्रेजुअली जो है ये कंपोनेंट जो है लाजमी बात है जैसे जैसे ही मूव करेगा और अब ये टाइटर साइड से स्लैक साइड की तरफ आ रहा है, अब यहाँ ये ग्रेजुअली ये कंपोनेंट रिड्यूस हो गया यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आगे जो है ये पार्ट सारा स्लैक साइड का है। सो वो जो टेंशन थी ड्यू टू द
जो है हमारे पास जो ड्राइवर गियर है उसकी वजह से जो टॉर्क था उसकी वजह से जो टेंशन थी वो भी अब ग्रेजुअली रिड्यूस होगी, ठीक है, और वो रिड्यूस होके डेल्टा एफ जो है वो रिड्यूस होगी, और अब जो है हमारे पास जो पॉइंट सी है जब यानी कि वो ये यहाँ पहुँचेगा, सो हमारे पास अब ये यहाँ आपके पास आ गया। उसके बाद जो है सी डी ई यानी कि ई तक जो है ये फोर्स एज इट इज़ इसी तरह चलेगी। ई के बाद जो है जैसे अब जो है टाइटर साइड जो है अपनी तरफ वो ये ड्राइवर पुली बेल्ट को पुल अप कर रही है, वैसे ही ग्रेजुअली आप देखेंगे कि जी सबसे पहले जो है वो टॉर्क की वजह से ग्रेजुअली इंक्रीज़ आता है, और उसके बाद साथ ही जैसे ही वो ई से एफ़ की तरफ जो है जब वो मूव करती है, सो जब भी हमने अभी टीथ की बात की, ठीक है, सो उसमें आप देखते हैं कि वो दोबारा एक्शन, चूँकि वो वेज एक्शन वो उसकी वजह से आप देख रहे हैं दोबारा इंक्रीज़ आता है, और उसके बाद जो है ई से उसके बाद सॉरी जब एफ़ से ए की तरफ आ रहा है, चूँकि दरमियान में वेजिंग एक्शन नहीं आ रहा, सो वो दोबारा रिड्यूस हो रहा है, और उसके बाद जो है वो दोबारा जो ए से बी का जो टेन्योर है वो दोबारा इसी तरह पास ऑन हो रहा है। सो ये बेसिकली फिनोमेना है जो इसमें अकर हो रहा होता है, और जो है ये कह लें कि जो डायग्राम है ये हमें उसके बारे में बता रही है। ओके जी, उसके बाद जो है यहाँ दो फार्मूलाज जो है लिखे हुए हैं, ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है दैट इज़ द फार्मूला फॉर द पिच लेंथ, ठीक है, और जो सेकंड फार्मूला है दैट इज़ फॉर द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सी। यहाँ जो कैपिटल डी है दैट इज़ द पिच डायमीटर ऑफ द लार्जर शीव, जो स्मॉल डी है दैट इज़ द पिच डायमीटर ऑफ द स्मॉल शीव। अच्छा, अब एक और चीज़ जो है यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है, जो फ्लैट बेल्ट थी उनके दरमियान हमारे पास कोई उस तरह की लिमिटेशन नहीं थी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में, बट इन वी बेल्ट्स देयर इज़ अ लिमिटेशन कि हमारे पास जो है कि हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वगैरह और ये चीज़ें हमने कितनी रखनी है, ठीक है। जनरली जो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है डैट शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ शेव डायमीटर्स, यानी कि ये जो C है that should be less than or equal to 3 times the sum of larger sheave and the small sheave diameter, यानी कि इसे ये exceed नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो sheave diameter है वो कभी भी जो आपके पास larger जो पुल है इसके sheave से ये कभी भी जो है smaller नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो हमेशा उससे ये बड़ा होना चाहिए, आपसे इक्वल टू कर लें, इक्वल टू नहीं बड़ा ही, यानी कि इस लाइन से वो बड़ा ही वो डिस्टेंस होगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। सो ये हमने इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना है। उसके बाद जो है यहाँ हमारे पास आप देख सकते हैं कि बेल्ट सेक्शन के अगेंस्ट जो है यहाँ शेव पिच डायमीटर गिवन है जो रिकमेंडेड हैं या फिर जो डिफरेंट दिए गए हैं, और उसके अगेंस्ट जो है यहाँ आपको जो है बेल्ट स्पीड के अगेंस्ट आपको रेशोज़ बेसिकली लेंथ रेशोज़ आपके पास आ रही हैं। जो ये रेशो है ये बेसिकली एच टैब है, या फिर आप कह लें कि ये टेबुलेटेड हॉर्स पावर या टेबुलेटेड पावर है बेसिकली, जो कि ट्रांसमिट आपके पास वी बेल्ट जो है वो ट्रांसमिट कर सकती है, ठीक है जी। नॉर्मली ये जो पावर रेटिंग्स होंगी वी बेल्ट्स की डैट डिपेंड ऑन मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर जो है वो अपनी ज़्यादातर जो ये डाटा होता है कैटलॉग्स में जो है उसने दिया होता है, उसके साथ ही जो है वो मैन्युफैक्चरर की कैटलॉग से ही आपको पता लगेगा जी वी बेल्ट कितने जो है नंबर ऑफ़ साइकिल्स के लिए, कितने नंबर ऑफ़ आवर्स के लिए जो है उन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जो है बाकी जो है आगे जो है हम जैसे जैसे इसमें चीज़ें आती हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और हॉर्स ठीक है, ये टेबुलेटेड हॉर्स पावर रेटिंग जो है इसको हमने कवर कर लिया। और उसके बाद जो है यहाँ ये जो फार्मूला आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है, HA, अब यहाँ जो है आपके पास HA जो है वो बेसिकली अलाउएबल पावर है, ठीक है। और जो H टेबुलेटेड है वो तो एक आइडियल केस सिनेरियो होगा, अब उसमें कुछ हम एडजस्टमेंट करते हैं। इसमें जो K1 है वो आपके पास एंगल ऑफ रैप करेक्शन फैक्टर है। अब
लेट से अब दोनों जो शेप है पुली इन दोनों का डायमीटर जो है सेम है नहीं सेम, क्या डिफरेंस है लाजम, तो उसके मुताबिक जो है करेक्शन फैक्टर चेंज होगा। और दूसरा फैक्टर जो करेक्शन फैक्टर का चेंज हो रहा होगा वो हमारे पास K2 है, विच इज़ द बेल्ट लेंथ करेक्शन फैक्टर। ये दो पैरामीटर्स हैं जिनकी बेसिस पे जो है हमारे पास अलाउएबल पावर जो है चेंज हो रही होगी। उसके बाद K1 के लिए आपके पास ये रिलेशन मौजूद, ये चार्ट है जिसको हम यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट जो है मैं बड़ा इंटरेस्टिंग से चलें आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जो हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट है W, ठीक है, हम इसे अब W पढ़ते हैं। बेसिकली जब ये वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था डेट वाज प्रोनाउंस्ड एज डबल V, क्योंकि बेसिकली दो वीज़ हैं ये जो बन रहे हैं, वो चेंज होता होता जो है ये W बन गया। सो जो हमारे पास वी बेल्ट्स होंगे इनकी भी दो कन्फिग्रेशन, एक है कि डबल वी कन्फिग्रेशन यानी कि टीथ के साथ टीथ आ रहा है, एक है आपके पास वी फ्लैट यानी कि वी टीथ आ रहा है, उसके बाद फिर फ्लैट पार्ट, फिर आपके पास टीथ आ रहा है। सो ये दो कन्फिग्रेशन हो सकती हैं और इन दोनों के लिए जो है यहाँ डिफरेंट चार्ट्स गिवन है, ठीक है जी, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद K2 अगर आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी, लेंथ फैक्टर फॉर द टाइप ऑफ बेल्ट वो यहाँ मैंशनड है और ये लाजमी बात है इसके इनसाइड सर्कमफेरेंस जो है यहाँ मैंशन है। उसके बाद जो है कुछ और पैरामीटर्स भी यहाँ यूज़ होंगे, ठीक है, जिनमें आपके पास जो है यहाँ KB है, KS है और KC है। सो अगर हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, सो हमारे पास जो KS है डेट इज़ द सर्विस फैक्टर। उसके बाद जो है हमने जो KB हैं और जो KC हैं वो आपके सिंपल जो हैं कुछ बेल्ट के पैरामीटर्स हैं जो कि यूटिलाइज हो रहे होंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है मिनिमम शेप डायमीटर सेक्शन के अगेंस्ट जो है क्या होनी चाहिए और जो है फोर्स की कुछ पीक्स वगैरह हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं K और B, वो जब यूटिलाइज हो रहे हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो है जी ये हमारे पास रिलेशन है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो ये फैक्टर है, ठीक है, बेसिकली ये फार्मूला है एक्सपोनेंशियल ऑफ f ऑफ phi, बट चूंकि जो है ये इसमें ज़्यादातर डाटा जो है वो हमें मैन्युफैक्चरर की तरफ से मिल रहा होता है। सो बेसिकली ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये भी एक मैन्युफैक्चरर के केस में लिया गया कि जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसके केस में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है डेट इज़ अराउंड 0.5123। सो वो इस वजह से ये फैक्टर यहाँ हमने लिया हुआ है, ठीक है। सो ओके, अगर जो है आपने एग्जैक्ट कंपनी का डिस्कस करना है तो एग्जैक्ट कंपनीज गेट्स रबर कॉर्पोरेशन, ठीक है, बेसिकली उनका डेटा है जिसको यहाँ बुक में यूटिलाइज़ किया गया है। और उसके बाद जो है यहाँ H नॉमिनल, ठीक है, डिज़ाइन पावर जो है हमने बिल्कुल पहले जो है हम ये कवर करते पिछले हमने न्यूमेरिकल्स में भी कवर किया। उसके बाद किया सर्विस फैक्टर है, ND जो है वो डिज़ाइन फैक्टर है। नंबर ऑफ़ बेल्ट्स जो है जब आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, डिज़ाइन को आप जो है आप कह लें कि आपके पास जो अलाउएबल है, आप जब उससे डिवाइड करें तो जो नंबर ऑफ़ बेल्ट है वो आपने नेक्स्ट इंटीजर आपने लेना। लेट्स से अगर आपके पास आंसर 2.6 या 2.7 आ रहा है, सो आप यानी कि नंबर ऑफ़ बेल्ट्स 3 लेंगे। अगर वो यानी कि आपने नेक्स्ट बिगर इंटीजर लेना। अगर 2.4 भी आ रहा है सो आप रिस्क नहीं लेंगे 2 का, आप जो है यू विल गो फॉर 3। सो इस चीज़ का ख़ास ख्याल हमने रखना है, ओके। और उसके अलावा जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए रिलेशन है। उसके बाद जो है जो जो आपके पास टॉर्क जो हमारे पास शेफ की वजह से या फिर कह लें ड्राइवर पुल की वजह से जो आपके पास टेंशन या फोर्स जनरेट होगी, उसका रिलेशन है F1 लाजमी आता ऑन द टाइटर साइड जो आपके पास जो ओवरऑल टेंशन है, F2 ऑन द स्लैक साइड, FI इनिशियल टेंशन क्या होगी बेल्ट में। उसके बाद जो एक और कॉन्सेप्ट इसमें यहाँ कवर अप होगा डैट इज़ द स्ट्रेसेस का, ठीक है, बेंडिंग इंड्यूसेस फ्लेक्सुरल stresses in the belt, ठीक है, the corresponding belt tension that induces the same maximum tensile stress FB1 at the driving sheaf and FB2 at the driven pulley. These equivalent tensions are added to F1 as, ठीक है, ये फार्मूला यहाँ गिवन है। यहाँ जो है आपके पास जो है बेंडिंग का फिनोमेना वी बेल्ट में भी अकर हो रहा होगा और ये हम देखते नोट भी आप करेंगे, हम देखते भी हैं कि ओवर द टाइम
जब आपके पास बेल्ट्स रन हो रही होती हैं वी बेल्ट, तो वो जो है लूजन अप हो जाती हैं। सो बेसिकली इस वजह से ही है कि उसमें भी जो है ये स्ट्रेसेस वगैरह का फिनोमेना आकर हो रहा होता है। सो जो वो टेंशन है, ठीक है, उसको अगर हमने फाइंड आउट करना, सो वो पैरामीटर्स हम उसमें एडअप कर देते हैं। सो हमारे पास जो है इक्विवेलेंट टेंशन हमारे पास आ जाएंगी जब हमने उनको इंड्यूस कर दिया। दो आर T1 एंड T2। सो और इसके अलावा जो है हमारे पास जो नीचे NP है, डैट इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ पासेस, ठीक है, और B जो है अप्रॉक्सीमेटली हम उसकी वैल्यू 11 लेते हैं। उसके बाद जो है लाइफ टाइम T इन आवर्स, ठीक है, ये जो आपके पास ये आपके पास जो वेरिएबल है T, बेसिकली ये उसको मेंशन कर रहा है। LP जो है पिच लेंथ है और V जो है वो आपके पास वेलोसिटी है। सो आई थिंक हमारे पास ये तमाम जो पैरामीटर्स इसमें यूटिलाइज होंगे उनको हमने कवर कर लिया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ डेल्टा एफ है उसको हम यहाँ कहेंगे कि जी या फिर आप इसे कह लें कि जो भी पावर ट्रांसमिट होगी पर बेल्ट, ठीक है, डैट इज़ बेस्ड ऑन दिस डेल्टा एफ, ठीक है। और F1 जैसे हमने डिस्कस किया वो लार्जेस्ट टेंशन है, और इसके अलावा ऐसा जो है इसमें कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जो कि हमने ना डिस्कस किया हो। ओके, अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे। 10 हॉर्स पावर की स्प्लिट फेज जो है मोटर है, दैट इज रनिंग एट 1750 रेवोल्यूशन पर मिनट, यूज्ड टू ड्राइव अ रोटरी पंप व्हिच ऑपरेट्स 24 आवर्स पर डे, ठीक है जी। आपको यूजेज पता लगी कि हैवी यूजेज है। एन इंजीनियर स्पेसिफाइड 7.4 इंच स्मॉल शेप एंड 11 इंच लार्ज शेप, ठीक है जी। डायमीटर भी हमारे पास आ गए एंड 3B112 बेल्ट्स, यानी कि इसका इनसाइड सर्कमफेरेंस भी आ गया, टाइप भी पता लग गया और नंबर ऑफ बेल्ट्स भी 3 हैं। सर्विस फैक्टर जो है 1.2 इनिशियली रखा गया था, बट उसको हमने ऑगमेंट कर दिया या फिर इंक्रीज कर दिया बाय 0.1, यानी कि अब हमारे पास जो फैक्टर सर्विस फैक्टर है डैट इज़ 1.3 बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस ड्यूटी रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। 24 आवर्स पर डे यूज़ करें इसकी वजह से। सो वी हैव टू एनालाइज द ड्राइव एंड एस्टिमेट द बेल्ट लाइफ इन पासेस एंड आवर्स। ओके जी, सो हियर द थिंग्स बिकम इंटरेस्टिंग। बिल्कुल एक ये छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, जो आपको नज़र आ रहा है, T इज इक्वल टू NP/LP ओवर 720V। देखें जी, सिर्फ 3 पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं, बट जब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हमारे पास अब V नहीं है। V हम फाइंड आउट कर लेंगे πDN/12, ठीक है, D बिंग द स्मॉलर या फिर ड्राइवर का जो डायमीटर है। ओके, अब हमारे पास जो है LP भी नहीं है। अगर हमने LP फाइंड आउट करना है तो उसके लिए लेंथ और उसके बाद जो है हमें सेंटर जो डिस्टेंस है वो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपने वो फाइंड आउट करना है सो उसके लिए जो है हमारे पास ये रिलेशन यूटिलाइज होगा। इसको मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ एक वक्त, ठीक है जी। ये रिलेशन है जो कि हमने कवर भी किया। उसके बाद जो है हमने NP फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पासेस फाइंड आउट करना है, जिसके लिए ये रिलेशन यूज़ होगा। अगर इस रिलेशन को देखते हैं, अब हमारे पास K भी जो है अननोन है, T1 T2 भी अननोन है, B हमने बात की कि हम समवट हम 11 से ज्यूम कर लेंगे। ओके जी, T1 एंड T2 फाइंड आउट अगर आपने करना है सो उसके लिए ये रिलेशन है, ठीक है, F1 FB1। अब इनका भी नहीं पता, KB D हमें नोन है, KB हमें अननोन है। सो उसको यूटिलाइज करते हैं आपने। फिर अगर आपने F1 फाइंड आउट करना है उसके लिए ये रिलेशन है। और अगर F1 जो है, अगर इसमें अब पैरामीटर देखते हैं, हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, डेल्टा F नहीं है, एक्सपोनेंशियल FF5 अननोन है। सो FF5 फाइंड आउट करने के लिए जो है चले हम ये रिलेशन यूज़ कर लेंगे। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए ये रिलेशन है, डेल्टा F फाइंड आउट करने के लिए ये रिलेशन यूटिलाइज होगा। अगर अब यहाँ हमारे पास जो है हमने सिंपल जो है इसको फाइंड आउट करना, इसमें ये HA जो हमारे पास जो अलाउएबल जो पावर है ये इसका रिलेशन यूज़ हो रहा होगा। उसके बाद उसको यूटिलाइज़ करेंगे। फिर HT को फाइंड आउट करने के लिए H नॉमिनल की SND उसको यूटिलाइज़ करेंगे। उसके बाद फिर नंबर ऑफ़ बेल्ट्स को हम वेरीफाई करेंगे, जो कि फिर इन दोनों के हम रेशियो को बेसिकली जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ बेल्ट्स आएंगे। सो ये पूरा चार्ट है और हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है। और ऑन अ लाइटर नोट हमारे पास सिर्फ एक सिंपल सा फार्मूला जो कि हमने टॉप पे ऊपर T की फॉर्म में लिखा हुआ है उसको जो है हमने सॉल्व करना है। सो उसको हम अभी सॉल्व करके देख लेते हैं और बिल्कुल इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इसी चार्ट को फॉलो करेंगे और जो है हम अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे।
ओके जी, न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं और ये चार्ट भी हमने इंपोर्ट करा लिया। सो स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे और जो फैक्टर हम फाइंड आउट करते जाएंगे यहाँ से टिक मार्क करते जाएंगे। सो सबसे पहले जी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट ऑफ बाय कैलकुलेटिंग द पेरिफेरल स्पीड एंड द पिच लेंथ। सो v फाइंड आउट करना है और v जो है v इज इक्वल टू पाई डी एन ओवर 12 यानी कि पाई मल्टीप्लाई बाई डी विच इज़ 7.4 and multiply by n which is around 1750. इसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, सो आपके पास जो आंसर है वो आएगा अराउंड 3390 फीट पर मिनट। ओके जी, सो हम यहाँ से ये कह देते हैं कि जी ये हमारे पास 3390 आ गया। ओके, इसी तरह हमने यहाँ लेंथ फाइंड आउट करनी है, पिच लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो एल पी इक्वल्स लेंथ जो कि हमारे पास यहाँ 112 होगी और ये बी है, सो इसके लिए जो एल सी है डेट वुड बी 1.8। सो ये हमारे पास बनती है 113.8। और इसके यूनिट्स जो हैं इंच होंगे। ओके, ये हम देख भी लेते हैं। कि हम हाँ जी, सो यहाँ देख सकते हैं कि b के लिए जो है वो 1.8 है, हमने 1.8 एडअप किया और हमने एक्चुअल लेंथ फाइंड आउट कर ली। ओके, उसके बाद जो है हमने ये c फाइंड आउट करना है। c जो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ओके, इसको फाइंड आउट करने के लिए अब हमारे पास जो डेटा है वो कुछ ये शेप ले लेगा 0.25, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ एल पी विच इज़ 113.8 माइनस पाई बाई 2 इंटू कैपिटल डी विच इज़ अराउंड 11 प्लस स्मॉल डी विच इज़ 7.4 प्लस, और ये जो है इसके रूट में आ रहा होगा आपके पास, सो यहाँ भी एक इसके ऐड कर देते हैं। अब सही है। ओके जी, सो एल पी विच इज़ 113.8 माइनस पाई बाई 2 और इसी तरह 1111 प्लस 7.4 का ये स्क्वायर होगा माइनस 2 इंटू 11 माइनस 7.4 और इसका स्क्वायर और ये ब्रैकेट ख़त्म, डेट इज़ 1/2 और ये। सो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो c हमारे पास आएगा 42.4 इंच। सो अगर तो इसका आपने चेक करना है, एक चीज़ देखें, जो हमारे पास कैपिटल D है उससे ये बड़ा है, ठीक है, और उसके आप 3 टाइम्स करें, इन दोनों को सम अप करें, मसलन ये 11 और 7.4 है विच इज़ 18.4 समथिंग, और 3 जो है डेट इज़ अराउंड यू कैन से 56 और 54 समथिंग। सो जो हमारे पास कंडीशंस थी वो हमारे पास यहाँ जो है सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। सो हम जो है आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, सो ये हमने 42.4 फाइंड आउट कर लिया। सो इसको भी हम यहाँ लिस्ट अप कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं, इसके साथ भी इसकी यूनिट लिख देते हैं मिनट। सो उसके बाद जो है हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं कि हमने नंबर ऑफ़ बेल्ट्स वगैरह फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम ये थीटा डी फाइंड आउट करेंगे और थीटा डी फाइंड आउट करने के लिए सिंपली पाई माइनस साइन इनवर्स कैपिटल डी माइनस 2d ओवर 2c स्मॉल डी ओवर 2c। सो इसको जो है जब हम करते हैं सो डैट वुड बी
इक्वल टू पाई माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स कैपिटल D विच इज़ 11, स्मॉल d विच इज़ 7.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 42.4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, डेट वुड बी अराउंड 3.057, कलर चेंज नहीं हुआ, सो 3.057 रेडियन। और इसी तरह जो है अगर हम एक्सपोनेंशियल ऑफ f ऑफ 5 फाइंड आउट करते हैं, सो इस केस में जो है हमारे पास जो f है डेट इज़ 0.5123, जो हमने बात की थी कि ये जो रबर मैन्युफैक्चरर है उनकी तरफ से हमें गिवन है डाटा 5123 मल्टीप्लाई बाय 3.057, सो ये हमारे पास आ जाएगा 4.788। सो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास आया है 3.057 और एक्सपोनेंशियल ऑफ f ऑफ 5 जो है वो हमारे पास आया है अराउंड 4.788। ओके जी, नेक्स्ट जो है हमने HA फाइंड आउट करना है, और HA फाइंड आउट करने के लिए हमें K1, K2 और H टेबुलेटेड फाइंड आउट करना होगा। ओके, सो सबसे पहले हम टेबल में आते हैं। अच्छा, H टेबुलेटेड अब फाइंड आउट करना है, और शेफ डायमीटर जो है हमारे पास, पिच डायमीटर, वो हमने अराउंड एज्यूम किया है कि वो 7 एंड अप वाली लाइन में लाई कर है, और हमारा जो फीट पर मिनट है वो 3390 है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो रेंज है वो 4.49 और 5.01 के समवेयर इन बिटवीन यहाँ ये लाई करना चाहिए, ठीक है। अब इशू ये है कि हमारे पास ये डाटा नहीं है, ठीक है। सो इसको बेसिकली यहाँ इंटरपोलेट करना है, ठीक है। और H टैब, ठीक है। मैं इंटरपोलेशन डायरेक्ट नहीं करूँगा, मगर मैं आप लोगों के आसानी के लिए मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, ये रेंज है हमारी, ठीक है। सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, हमारे पास 3000 पे 4000 पे गिवन है, और हमने 3390 पे फाइंड आउट कर लेना है। सो जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे, सो H टैब जो है वो आपके पास आना चाहिए अराउंड 4.693। और इसी तरह अब जो है हम K1 और K2 पे आ जाते हैं। सो ये K1 है, ठीक है। और अब हमें ये कैपिटल D माइनस स्मॉल d ओवर C फाइंड आउट करना है। सो ये आपके पास ये इस रेंज में आएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। .4 माइनस 11 माइनस 7.4 विच इज़ 3.6। 3.6 को आप डिवाइड करें 42.4 से, विच इज़ 0.849। अगर हम इस चार्ट पे देखते हैं सो हमारे पास 0.849 नहीं है, मगर हमारे पास जो क्लोजेस्ट है वो हमारे पास 0.10 है। और चूंकि ये लाई कर रहा होगा कहीं 0.99 और 1 के दरमियान, सो हम इससे 0.99 ही ले लेंगे। सो हम इस वजह से यहाँ K1 जो है हम इज इक्वल टू
ओके जी, सो K1 फाइंड करने के बाद हमने K2 फाइंड आउट करना है। और अगर हम K2 फाइंड आउट करने के लिए चलें, ये अब टेबल है जहाँ से K2 फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास बेल्ट B है और आपको यहाँ इसके स्पेसिफिकेशंस में गिवन है कि दैट इज़ अ B112 बेल्ट, ठीक है। सो B112 बेल्ट जो है वो इस रेंज के अंदर फॉल आउट कर रही है जो 105 से 120 के दरमियान है। सो इसका मतलब है K2 जो है दैट वुड बी 1.05। सो हम यहाँ लिख सकते हैं K2 इज इक्वल टू 1.05। सो इससे हमारे पास जो टेबुलेटेड है, सॉरी HA अभी हमने फाइंड आउट करना है। सो यहाँ HA हमारे पास जो है वो आ जाएगा 0.99 मल्टीप्लाई बाय 1.05 मल्टीप्लाई बाय टेबुलेटेड विच इज़ 4.693। सो जब हम इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास तकरीबन 4.878 HP आएगा। ओके जी, हमने HA फाइंड आउट कर लिया। अगर हमने HD अब फाइंड आउट करना है और HD फाइंड आउट करने के लिए अब हमारे पास जो नॉमिनल हॉर्स पावर है वो तो हमें गिवन है और सर्विस फैक्टर जो है वो 1.3 है। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं पहले और हम यहाँ लिख देते हैं कि ओके, सो HD इज इक्वल टू H नॉमिनल। H नॉमिनल जो है हमें यहाँ 10 HP गिवन है। सो डैट वुड बी 10 मल्टीप्लाई बाय KS विच इज़ 1.3 मल्टीप्लाई बाय ND जो कि अभी हम यहाँ 1 ले रहे हैं। ओके, सो ये जो है वैल्यू आएगी 13 HP, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है नंबर ऑफ़ बेल्ट्स रह जाती हैं। सो नंबर ऑफ़ बेल्ट्स अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो वो सिंपल है कि अब हमारे पास जो है 13 डिवाइडेड बाय 4.878 ये वैल्यू तकरीबन आती है 2.67 के अराउंड, या फिर हम इसे राउंड ऑफ कर देते हैं और कह देते हैं कि ये नंबर ऑफ़ बेल्ट्स जो है वो 3 हैं। इसको हाईलाइट कर देते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। ओके जी, सो अब अगर हम यहाँ आ जाएं और यहाँ जो हमने नंबर ऑफ़ बेल्ट्स हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये 3 हैं। HD जो है वो हमारे पास था अराउंड 13 HP। उसके बाद HA जो है वो हमारे पास था 4.878 HP। ओके जी, ये सब कुछ फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है हमने टेंशन फाइंड आउट करनी है। सॉरी, उसके बाद सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल जो है हम टेंशन या फोर्स फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ लिख लेते हैं FC इज इक्वल टू KC। सो KC फाइंड आउट करने के लिए दोबारा हम टेबल पे आएंगे और यहाँ से हमें KC मिलेगा और KC देख सकते हैं कि KC जो है 0.965 है अगेंस्ट बेल्ट सेक्शन B। सो हम सिंपली यहाँ जो है KC की जगह 0.965 मल्टीप्लाई बाय V जो कि हमने पहले फाइंड आउट किया था विच वॉज 3390 डिवाइडेड बाय 1000 का स्क्वायर, और ये वैल्यू जो है हमारे पास आएगी 11.1 lbf। सो FC भी हमने फाइंड आउट कर लिया 11.1 lbf। ओके जी, उसके बाद जो है हमने
डेल्टा एफ की तरफ आ जाते हैं और डेल्टा एफ के जो फॉर्मूला है डेट इज़ 63025 मल्टीप्लाई बाय एच टी जो कि हमारे पास 13 एच पी है मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एन बी विच इज़ नंबर ऑफ बेड्स जो कि 3 है डिवाइडेड बाय एन विच इज़ 1750 और डी बाई 2 यानी कि 7.4 डिवाइडेड बाई 2। सो डेल्टा एफ जो है हमारे पास आएगा अराउंड 42.2 LBF लिख लेते हैं और अपने चार्ट को अपडेट कर देते हैं 42.2 LBF। ओके जी, सो अब जो है जब हमारे पास ये डेल्टा एफ आ गया अब हम इजीली F1 फाइंड आउट कर सकते हैं और सो अब हम जो है यहाँ F1 फाइंड आउट करते हैं और F1 के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सो F1 इज़ इक्वल टू FC जो कि 11.1 है प्लस डेल्टा एफ जो कि 42.2 है इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ एफ ऑफ फाई जो कि हमने यहाँ टॉप पे भी यहाँ फाइंड आउट किया था विच वाज अराउंड 4.788। सो 4.788 divided by exponential of f of I 4.788 again minus 1। सो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास F1 आएगा 64.4 LBF। ओके जी, सो ये फाइंड आउट करने के बाद जो है अब हमें अगर KB नोन हो और हमें FB1 नोन हो तो हम T1 और T2 फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, सो बिफोर मूविंग देयर विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी और हम यहाँ F2 भी फाइंड आउट कर लेते हैं। F2 वुड बी सिंपली F1 माइनस डेल्टा F जो कि आपके पास आएगा 22.2 LBF। इसी तरह Fi जो है डेट वुड बी F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस FC यानी कि F1 64.4 माइनस 22.2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस FC 11.1। इसको सॉल्व करेंगे सो Fi जो है हमारे पास आएगा 32.2 और इसके साथ साथ ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी फाइंड आउट कर देते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो हमारे पास है अराउंड NFS इज इक्वल टू HANB डिवाइडेड बाय H नॉमिनल और KS यानी कि 4.878 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1.3। सो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.13 आएगा। ओके जी, सो अब हम आ जाते हैं जो हमने पहले भी बात की कि हमारे पास FB1 नहीं है। सो ये भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। FB1 का जो फॉर्मूला है ओके यहाँ मेंशन नहीं है मगर FB1 जो है डेट इज़ इक्वल टू KP ओवर T। सो अब अगर हम यहाँ फॉर्मूला के ऊपर आए सो सॉरी यहाँ पीछे है फॉर्मूला, यस देयर इट इज़। सो ये B के अगेंस्ट देखें ये 576 है, ठीक है। सो डैट वुड बी सिंपली 576 डिवाइडेड बाई D विच इज़ 7.4। सो FB1 हमारे पास आएगा 77.8 LBF और इसी तरह FB2 जो है डैट वुड
इसी तरह डेट वुड बी के बी ओवर कैपिटल डी यानी कि 576 ओवर 11, सो ये होगा 52.4 LBF। सो इसका मतलब है कि हम इस लिबर्टी को यूज़ करेंगे और इस T1 के फार्मूला को यूज़ कर लेते हैं, और जब हम सॉल्व करेंगे सो T1 के लिए जो वैल्यूज़ आएंगी F1 विच इज़ 64.4 प्लस FP1 जो कि ये 77.8 अभी हमने यहाँ फाइंड आउट की, और ये जो है आएगा 142.2 LBF, और इसी तरह T2 जो है डेट वुड बी इक्वल टू 64.4 प्लस 52.41, so that would be around 116.8 LBF। so हम यहाँ वैल्यू लिख सकते हैं कि T1 जो हमने फाइंड आउट किया डेट वाज 142.2 LBF, और इसी तरह जो T2 हमने फाइंड आउट किया डेट वाज 116.8 LBF। सो अब हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि हमने NP यानी कि नंबर ऑफ पासेस के फाइंड आउट करने। सो हम मूव ऑन करते हैं और NP फाइंड आउट कर लेते हैं। NP के लिए रिलेशन जो है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। सो NP के लिए जो है हमें अब दोबारा टेबल पे आना पड़ेगा, और अब जो टेबल यूज़ होगा वो हमारे पास ये है, ठीक है। सो B के लिए आप देख सकते हैं 1193 है K और 10.926 है B। सो इसका मतलब है कि NB इज इक्वल टू 1193 डिवाइडेड बाय 142.2 रेज़ टू द पावर माइनस B यानी कि माइनस 10.926 प्लस 1193 डिवाइडेड बाय 116.8 रेज़ टू द पावर माइनस 10.926 और ये रेज़ टू द पावर माइनस 1। ये हमारे पास आएगा 11 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 पासेस, ठीक है जी। सो हम यहाँ लिख सकते हैं NP जो है 11 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 पासेस। उसके बाद सिंपली यहाँ T रह गया और T हम यही फाइंड आउट कर लेते हैं। सो NP जो है 11 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 मल्टीप्लाई बाय LP जो कि था 113.8 डिवाइडेड बाय 720 मल्टीप्लाई बाय V विच वाज 3390। सो ये आपके पास सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी अराउंड 46,000 ऑर्स, ठीक है जी। इसमें एक चीज़ जो है इसमें जो है यहाँ डिस्कस करना ज़रूरी है, वो ये कि ये जो फार्मूला हमारे पास यहाँ T का है, ठीक है, जो टाइम ड्यूरेशन का फार्मूला है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। मसलन इसकी लिमिटेशन ये है कि ये आपके पास जो हमारे पास डेटा भी है, यानी कि आप इसको यूँ कह लें कि 10 रेज़ टू पावर 9 साइकिल्स तक अगर जो है हमारे पास ये होगी, अगर यानी कि जो नंबर ऑफ़ पासेस हैं तब तो ये वैलिड है, ठीक है। और अगर लेट से आपके पास जो है नंबर ऑफ़ पासेस जिस तरह हमारे पास ये 11 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 यानी कि 10 रेज़ टू पावर 9 से ये बड़ा नंबर है। सो उस केस में जो है हम क्या करते हैं कि जो 10 रेज़ टू पावर 9 पे जो यानी कि होगा, फिर हमें इसको ऐसे कर लें कि यानी कि
यानी कि इसको सॉर्ट ऑफ कुछ आप इस तरह से आप इसको असम्पशन ले सकते हैं कि जो हमारे पास ये डेटा है यानी कि नंबर ऑफ़ पासेस हैं ये वैलिड होते हैं 10⁻⁹ साइकिल्स तक, मगर लेट से अब जिस तरह हमारे केस में ये 10⁻⁹ साइकिल से ये ज़्यादा जो हैं ये पासेस हैं, सो वो हम इसको यही कंसिडर करेंगे कि जी ये उससे जो आगे जो बेशक ये 10⁻⁻ पासेस भी इसके हों सो इतने और तक के लिए ही ये वैलिड है, क्योंकि हमारे पास जो कह लें कि हमारे पास कुछ इस तरह का डाटा नहीं है कि हम इतने नंबर ऑफ़ पासेस के बाद जो है डाटा को न्यूमेरिकली एक्सपेरिमेंटली हम इसे प्रूव कर सकें। सो इस वजह से जो है हम अगर एक्सीड कर रहे हैं नंबर ऑफ़ पासेस तो हम ये इतने ही जो नंबर ऑफ़ और जो है आपके 10⁻⁹ पे आ रहे होंगे उनको ही कंसिडर करेंगे। सो हम जो है एक बार न्यूमेरिकल को देख लेते हैं स्लाइड्स की मदद से। और यहाँ जी ये न्यूमेरिकल था हमारे पास, ये रिलेशन था और ये हमारे पास अननोन्स थे जो हम 1 बाय 1 फाइंड आउट करते गए और सॉल्व किया। ये बिल्कुल यही प्रोसीजर जो है हमने यूटिलाइज़ किया सॉल्व करने का। यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक जो है वो रह जाता है विच इज़ रिगार्डिंग टाइमिंग बेल्ट्स। और मैं चाहूँगा कि टाइमिंग बेल्ट से रिलेटेड टॉपिक जो है आप लोग एक बार खुद गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। अगर आप गो थ्रू कर लेंगे सो जो है इजीली जो है बाकी हमारे तमाम जो बेल्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो कवर अप हो जाएंगी। और बाकी जो है अगर कोई क्वेरी होती है सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।